जय हिंद सभी को। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने जो बुक लिखा है फिजिक्स एग्जाम नाम का, उसके दो पेपर का वीडियो ऑलरेडी मैंने मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। और उसका एक जो थर्ड पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 10 पेपर मतलब पूरा सिलेबस है। और ये 20 घंटे के अंदर इसका सारे वीडियो लेक्चर में को बना के भेज रहा हूँ। तो 10 का 10 पेपर अच्छे से पढ़ लिया तो सीबीएसई एग्जाम में अच्छे मार्क मिलने के लिए डेफिनेटली हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ई एंड बी represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along E bar cross B bar. Very simple question, क्योंकि electromagnetic wave is made up of only electric and magnetic field vectors. So question number 2, according to Bohr model of hydrogen atom, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो इसका आंसर ये होगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये भी नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड, ये भी नहीं होगा। बोर का सेकंड पोस्टुलेट आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो उसके अकॉर्डिंगली ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ electron is quantized. Question number 3, at the resonance frequency, the current amplitude is in series LCR circuit is current amplitude maximum होता है। Resonance frequency when XL equal to XC, then current is maximum. Question number 4, potential difference applied across a given conductor is double. Potential difference V double हो गया, then mobility of the electrons in the conductor is, मोबिलिटी और पोटेंशियल का क्या रिलेशन, पहला देखो। पहला मोबिलिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपॉन एल, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इधर V अपॉन एल मतलब इधर E की जगह V अपॉन एल पुट किया तो इक्वेशन बन गया VdL अपॉन V। That Vd is a direct velocity, V is a potential है. So that mobility is inversely proportional to potential. So that इसका आंसर क्या होगा, अगर potential of the given conductor is double, then mobility become half. इसका आंसर B है। Question number 5, uniform magnetic field exists in a space in the plane of the paper and is initially directed from left to right. When a bar of soft iron is placed in the field parallel to it, then lines of force passing through it will be represented by, ये तो स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट आयरन कोर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सारे लाइंस उसके अंदर से जाएगा ये मटेरियल के अंदर। सो दैट इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए इसका आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, a particle is dropped from a height h, the de Broglie wavelength, the de Broglie wavelength of the particle as a function of height is proportional to, we know that free fall body का velocity होता है v equal to under root 2gh। so ये lambda is equal to h upon mv, v की जगह under root 2gh पुट करो, then de Broglie wavelength is inversely proportional to under root v, sorry under root h, so that इसका आंसर होगा h raised to minus half, इसका आंसर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 9, पावर दे एमपी दिए 9, तो एमपी 9 होगा। देन व्हेन इट इज adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter, ये हो गया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, या 4 + FP = 20।
देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस आर, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ अपन एफ होता है, दैट इज इक्वल टू 9 गिवन, देन एफ ओ इज इक्वल टू 9 एफ हो गया, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ इज इक्वल टू 20, देन एफ ओ की जगह 9 एफ पुट करो तो ये हो गया 10 एफ इज इक्वल 20, देन एफ इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो एफ ओ भी मिल जाएगा। सो ये एफ ओ होगा 18, एफ होगा 2, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। 9 number question. In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double of the original width. उसका width डबल बना दो, width डबल बना है तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी बढ़ेगा ही, मतलब कितना टाइम्स बढ़ेगा वो देखिए हम लोग। हाउ डज इट अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल बैंड, तो इसके लिए ये ध्यान में रखो कि width of the central maxima is equal to beta is equal to lambda d by a होता है, a is the aperture, it is width of the slit है, तो central maxima is reduced to half and the intensity become 4 times, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया मैंने, if a is a double, the width of the central maxima is become half, ये फॉर्मूला इधर दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूला से ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, the size of the central maxima reduced to half. The intensity of diffraction pattern varies with the square of the slit width. So, when the slit gets double, it makes the intensity 4 times. तो इसके लिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। Identify the electromagnetic waves whose wavelength varies as a 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 lambda है, wavelength है lambda, and between 10 to the power minus 1, तो ये है माइक्रो माइक्रो। इसी के लिए आप लोग क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारे वेवलेंथ रेंज एंड फ्रिक्वेंसी रेंज अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें कोई भी पार्ट का वेवलेंथ रेंज पूछेंगे नहीं तो फ्रिक्वेंसी रेंज पूछेंगे। इन YDS experiment, Young's double slit experiment, Young's double slit experiment is first performed in air and then in the medium other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where the fifth dark fringe lies in the air, then refractive index of the medium। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसके लिए 8 है, इसके लिए 8 लैम्डा डी बाई n1 इंटू डी, तो इधर क्या होगा, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग 8th फ्रिंज के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके लिए n1 किया। सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड एयर मीडियम है, एयर मीडियम के लिए वो फॉर्मूला n2 को 1 ले लिया, तो एयर मीडियम का फिफ्थ ब्रांड फिफ्थ डार्क बैंड के लिए कोइंसाइड है, मतलब डार्क बैंड का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी होता है, तो ये डार्क के लिए फॉर्मूला है और ये ब्राइट के लिए फॉर्मूला है, एट्थ का है और ये फिफ्थ का है, ओके, 2n मतलब 2 इंटू फिफ्थ -1 लैम्डा डी बाई 2 स्मॉल डी, तो ये इक्वेशन इक्वेट करो इधर से, लैम्डा 2 इज अ एयर मीडियम है, इसके लिए उसका वैल्यू 1 पुट किया तो n1 इज इक्वल 1.78 आएगा, ये अच्छे से कैलकुलेट करना है आपको। A point charge q is placed at the corner of the cube, क्यूब के कॉर्नर में पॉइंट चार्ज रखा, कॉर्नर में, मिडल पे नहीं है, कोई सरफेस पे नहीं है, मिडल पे रखने से उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, एक साइड से और 6 साइड से, और एक कॉर्नर पे रखा तो क्या आता है, और एक कोई भी सरफेस के मिड पे रखा तो क्या आता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने ये 10 क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। इस पेपर में क्या है, कॉर्नर पे रखा है, तो कॉर्नर पे रखने के बाद तो क्लोज, हमें तो क्लोज सरफेस चाहिए, देन टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 सरफेस एंड वन ऑफ द सरफेस ड्यू टू द चार्ज आर,
इधर दो क्वेश्चन मैंने कंबाइन कर दिया। एक्चुअली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक ही पूछेगा। एक तो सिक्स सरफेस से पूछेगा, एक तो एक कॉर्नर पे, मतलब एक सरफेस से पूछेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन कवर होगा। तो याद रखना कि जब एक कॉर्नर में रखते हैं तो उसको क्लोज लूप बनाने के लिए हमें वैसे ही उसका कॉर्नर को अगर सेंटर मान लिया तो एट क्यूब लगाना पड़ेगा, तब वो क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर होगा एक सिक्स सरफेस के लिए, तो इसका आंसर होगा वो एट क्यूब अगर यूज किया तो इसमें क्यू अपॉन एट इप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स होगा। और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स में हम लोग बोल सकते हैं। फिर अभी हमें क्या करना है कि वन ऑफ द सरफेस वाला एक सरफेस के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ फ्लक्स वन एट will pass through three of the faces of smaller cube, and three faces won't have any effect, so that this 1/8 will be divided into three parts again, so that the total flux will be q upon 3 into 8 epsilon naught, so that is q upon 24 epsilon naught from each face. So इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके ऑप्शन आपको ए बी सी डी पता ही ऑलरेडी, तो वही सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे जो पहले दो पेपर में मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें असर्शन लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंक्रीज किया तो फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज, ये करेक्ट है। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड्स अपॉन ओनली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। रिमेन्स कांस्टेंट क्यों है, अनचेंज क्यों है, क्योंकि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है। मीन्स assertion is true, reason is also true, reason is a correct explanation of assertion. Question number 14, in compound microscope objective lenses are taken of a small focal length, correct है। रीजन क्या बता रहे हैं, दिस इंक्रीजेस द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने के लिए स्मॉल फोकल लेंथ लेना पड़ता है, तो इसका भी ऑप्शन ए होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, करेक्ट है। एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज produces both electric and magnetic field vectors, also radiate them. So ये भी करेक्ट, दोनों सेंटेंस करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16, the surface of uh, the surface of the conductor is always an equipotential surface. The conductor contains free electrons which can move freely to equalize the potential, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका भी आंसर ये हुआ। तो इधर सारे क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया आपको। अभी सेक्शन बी में डिस्टिंग्विश बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश में, और कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये तीनों करके जाना है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आए तो आप लोग लिख सकते हैं, 2 मार्क की में आए तो 4 पॉइंट्स लिखो। इधर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो कई चीजें इजीली ध्यान रख सकते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है। ओके, एन टाइप में डोपिंग होता है पेंटेवेलेंट इम्प्योरिटी, पी टाइप में डोपिंग होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो याद रखना, पी इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव इज अ होल। ओके, ऐसे याद रखो, होल का नंबर ज्यादा होगा। सो सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। It has donor energy levels
that are very close to the conduction band. डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड को क्लोज होता है. इधर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड. द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इधर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 के टाइप में तीन चार क्वेश्चन है. वो अगर किया तो इसमें से ऐसा डी बर्गली वेवलेंथ का रिलेशन है उनका पोटेंशियल के साथ, और एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ. एक बार ऐसा बोल सकते हैं, दो पार्टिकल देंगे, पोटेंशियल सेम होगा, डी बर्गली वेवलेंथ का रेशियो निकालो. दो पार्टिकल देंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी सेम रखा, तो वेवलेंथ का रेशियो निकालो. नहीं तो वेवलेंथ सेम है, पोटेंशियल का रेशियो निकालो. ऐसे ही क्वेश्चन का कितना भी घुमा के पूछा तो ये तीनों चीज ध्यान रखना इसी फॉर्मूला से. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 me. ये अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रखा तो इधर एच इक्वल टू अंडर रूट एम क्यू वी. इधर पोटेंशियल सेम रखा तो डी बर्गली वेवलेंथ का रेशियो निकालो. तब आप मास के ऊपर डिपेंड करेंगे. इधर होगा तो मास के ऊपर डिपेंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम रखा तो. इधर होगा मास एंड चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा. देखते हैं अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा है. पोटेंशियल सेम रखा है. अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2 है और मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है. ओके. सो मास भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है. देखते हैं क्या होगा डी बर्गली वेवलेंथ का फॉर्मूला. तो इधर क्या होगा, डी बर्गली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के लिए एच अपॉन अंडर रूट 2 m अल्फा क्यू अल्फा एंड वी कांस्टेंट है इधर. दूसरे में लैम्डा पी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mp qp इंटू वी सेम है. तो ये फॉर्मूला ऐसे का इसका रेशियो ले लो. लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट, उल्टा लिखना है, एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन अपॉन एम अल्फा पार्टिकल क्यू अल्फा पार्टिकल. इधर आप सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो. एम अल्फा की जगह 4 लिखो, 4 mp, और क्यूपी डिवाइड बाई क्यू अल्फा के लिए 2 QP. सो ये वैल्यू पुट करने के बाद 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/√2. सो अल्फा लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/√8 और 1/√2. इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन पूछे. द फिगर shows the plot of three curves A, B, and C showing the variation of photocurrent versus collector plate potential for three different intensities I1, I2, and I3, having the frequencies nu1, nu2, and nu3 respectively, incident on a photosensitive surface. Point out the two curves for which the incident radiations have same frequency but a different intensity. सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी बचा. दो ऐसा है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी है और डिफरेंट इंटेंसिटी. देखते हैं उसमें क्या पाओ. ये देखो ये तीन है. इधर देखो इंटेंसिटी दो डिफरेंट कौन कौन है और पोटेंशियल सेम है. इधर वी भी सेम है. तो ये भी पोटेंशियल, ये दोनों इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है. इंटेंसिटी डिफरेंट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा. इसमें कर्व बी एंड ए और ए एंड बी हैव अ डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल. सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो सेम फ्रीक्वेंसी होगा. इसके लिए इसका आंसर होगा ए एंड बी. ई दोनों डिफरेंट इंटेंसिटीज है बट सेम फ्रीक्वेंसी. या स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग होता है. अगर सेम फ्रीक्वेंसी तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. इसका दूसरा क्वेश्चन है, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with collector plate potential for a different frequency but the same intensity. Different frequency, same intensity. Intensity तीनों में से एक ही ले लो और frequency चेंज करो तो different frequency होंगे, different stopping potential.
ये ग्राफ ऐसा बनाना है आपको। और इधर न्यू वन ग्रेटर है, इसके लिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। ओके, so draw the energy band diagram of an n-type and p-type semiconductor at the temperature T is greater than 0 and make the donor and acceptor energy levels with their energies. तो यही एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट था इधर। इधर देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट। ये लास्ट वाला पॉइंट में क्या है? सॉरी, थर्ड थर्ड वाला, थर्ड देखो। It has a donor energy levels that are very close to the conduction band. वो दोनों एनर्जी लेवल इधर दिखाई, देखो ये देखो, ये एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड क्लोज है, एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी लेवल है, ये बैलेंस बैंड के क्लोज है। ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। एन टाइप एंड पी टाइप एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। इधर ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखा दो एन टाइप में कंडक्शन बैंड में, और पी टाइप में वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दिखा दो। Establish the relation between current and drift velocity. Also show that current density of a metallic conductor is proportional to drift speed of the electrons. पहला हमें रिलेशन बिटवीन क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में कंडक्टर। तो सिंपल है, एक डायग्राम ऐसा बना दो, एक कंडक्टर शो करो, इधर कहीं इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, और इसका एक लेंथ दे दो। आप लेंथ इधर से लास्ट एंड ए टू बी ऐसा भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक एरिया ले लो, पी क्यू ऐसा कुछ भी। तो उसका लेंथ यल है, सपोज वी डी इंटू टी इज इक्वल टू यल मान लेते हैं हम लोग, ये लेंथ यल मान लिया, इतना क्रॉस सेक्शन का। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, वेरी सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। दो ही फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से याद किया ना, तो इसका आंसर मिल सकता है। ये आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपको पता है, क्यू का वैल्यू पुट करो और टी का वैल्यू पुट करो। टी क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी, वेलोसिटी टी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो ये लेंथ अपॉन डिरेक्ट वेलोसिटी हो गया। क्यू क्या है, कितना चार्ज है उधर, ई, ई चार्ज, कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज है। तो नंबर डेंसिटी क्या होगा उसका, ई के सामने नंबर लिखना पड़ेगा, कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी एन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू एल ले लो। तो क्यू इज इक्वल टू कितना क्यू है भाई, ई, ई बेसिक चार्ज है, मतलब इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, एन इंटू ए एल, कितना टाइम्स चार्जेस है, दैट इज ई। सो क्यू का वैल्यू पुट करो। सो नाउ आई इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू का वैल्यू एन ई ए एल डिवाइडेड बाई एल अपॉन वी डी। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा। तो दिस फॉर्मूला इज आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तुम लोगों को याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो वी मतलब अधिक वेलोसिटी वी डी, एन ई, ई, ई वे ना, एन ए वे ना। सो आई इक्वल टू वे ना, ऐसे याद करो, आई इक्वल टू वे ना। तो आई डिवाइड बाई ए करो, दैट इज करंट डेंसिटी, आई डिवाइड बाई इज इक्वल टू एन ई वी डी। सो दैट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा आप देखा सकते, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, शो दैट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और the current density equal to, there are an expression for current density in terms of drift velocity, ऐसे भी पूछेंगे। ओके, इसका और क्वेश्चन क्या है, वही आगे देखो, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का दूसरा एक क्वेश्चन। इधर क्या लिखा है, सेम डी बर्गली लिखा है, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल निकालना है। तो ये फॉर्मूला बना दो अपना, ये जो फॉर्मूला है इसको स्क्वायरिंग करके, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 m क्यू वी मिलेगा। तो पोटेंशियल इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये तो होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, ये 2 भी निकाल दो बाहर, m इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम क्यू। तो potential of proton divided by potential for alpha particle is equal to
इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, एम अल्फा क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई एम पी क्यू पी। सो एम अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, सॉरी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। इसके लिए क्या लिखा, टू एम क्यू कैंसिल हो गया, 8:1। सो पोटेंशियल फॉर अल्फा सब प्रोटॉन एज टू अल्फा इज इक्वल टू 8:1। मैं बोल रहा तीन ही, इसमें कितना भी करंट पूछे, टर्न करे तो पूछे, तीन ही। अभी एक बचा है हमारा इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कौन सा होगा? और उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करके आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये फिगर देखो, each having capacitance 1 microfarad, 1 microfarad. When the ends X and Y are connected to a 6-volt battery, find out the charge and the energy stored in the network. पहला डायग्राम देखते ही याद रखना, जब सबका कैपेसिटेंस सेम होता है, ये जो मिडल वाला है ना, मिडल वाला के ऊपर इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, तो इसको निकाल दो। और इधर हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, और ये दोनों सीरीज हो गया। तो ये डायग्राम विटस्टन नेटवर्क फॉलो करता है। तो विटस्टन नेटवर्क फॉलो किया तो इधर से आई जी जीरो होता है करके इधर कुछ नहीं होगा, वेस्टर्न थ्रू ग्रालोमीटर कुछ भी नहीं होता, तो ये एडी में ए बी में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये सी एंड सी, ये दोनों सीरीज सबका कैपेसिटेंस 1 1 है, कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/1 प्लस 1/1, इधर भी वैसा ही आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहला वो ऊपर वाला 1/c सीरीज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, यही आएगा ना? ओके, सो ये क्या होगा, टू मतलब 1/2, सी एस इक्वल टू 1/2, मतलब वन, मैं डायरेक्ट लिख के पुट किया 1/2, सी एस 1/2, इधर नीचे वाला भी सी एस 1/2। सो जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दैट इज अ 1। ये टोटल कैपेसिटेंस हमको मिल गया। तो चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इज 6 वोल्ट, आंसर 6 माइक्रोफैराड, सॉरी 6 माइक्रो। एंड एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो हाफ सी वी, सी इज 1 माइक्रोफैराड है एंड वी मतलब 6 वोल्ट है, ये आंसर आएगा 18 माइक्रो जूल। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम सी सेक्शन, ये सारे 3 मार्क के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, a converging lens has a focal length of, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग बोला तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स है। इट इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गिवन क्या दिए देख लो अच्छे से, और रिलेटेड फॉर्मूला ढूंढ लो, डायरेक्ट तो उसका वैल्यू पुट करो। If it has emerged in the liquid of refractive index 1.3, find out its new focal length। पहला ऊपर था एयर में था और बाद में एक मीडियम में डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। वैसे भी एक ग्लास है, ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल 1.6 है, तो इसका नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.3 ना, क्या दिया इधर मैंने, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.3। सो हमें हमारे पास फॉर्मूला लेंस मेकर्स क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो क्या होगा, नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला हमें 1/1.6 डिवाइड 1/3 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, एंड आल्सो हमें रिफ्लेक्ट ये 1 अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1/20, ये तो फोकल लेंथ दिया ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, एक गिवन कंडीशन दिया है हमें ये वाला पार्ट।
एयर के लिए. ओके, सो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला का, ये वैल्यू इसको डिवाइड करो इधर लाके, 1/20 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1/12. सो 1/f इक्विवेलेंट, ये दूसरा मीडियम में रखने के बाद इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 1/12 एफ इक्विवेलेंट. So that is equal to 12 into 1.3 divided by 0.3, that is equal to 52. न्यू फोकल लेंथ होगा 52 सेंटीमीटर. सो इसका और में क्वेश्चन जो दिया है, इन मीटर ब्रिज with R and S in the gap, the null point is found at 40 सेंटीमीटर. एक ऐसा ही क्वेश्चन एक पेपर 2 में भी डाला था मैंने, थोड़ा सा अलग था, सीरीज में जोड़ा था उधर. इधर क्या किया, पैरेलल में 30 ओम रेजिस्टेंस जोड़ा है with S. The null point occurs at 50 centimeter from E. Determine the value of R and S. तो इधर देखो, पहले ये 30 नहीं था, तब R अपॉन S इक्वल टू कितना है था, 40 माइनस 100 माइनस 40, वो आया हमारा R अपॉन S इक्वल टू 40 अपॉन 60, 2/3, R अपॉन S इक्वल टू 2/3, इक्वेशन 1. जब 30 हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, तब हम लोग S डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, 30S अपॉन 30 प्लस S. तो 1/r1 1/rs इक्वल टू 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस r2, ये यूज करते हैं. इस फॉर्मूले से आएगा ये s डैश इक्वल टू 30s अपॉन 30 प्लस s. तो इधर s r अपॉन s डैश इक्वल टू 50 में मिलेगा. मैं क्या बोला इधर, 50 में उसका बैलेंसिंग लेंथ है. तो क्या होगा, r अपॉन s इक्वल टू 50 अपॉन 100 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 1. r अपॉन s डैश इक्वल टू 1, देन s डैश की जगह r लिख सकते हैं हम लोग. इस एस डैश की जगह आर लिख सकते हैं. ओके, जो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 193 में, इधर जब जिधर आर दिखा है, इधर आर की जगह एस डैश का ये वैल्यू डालेंगे. तो एस इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, इधर तो एक्स है, एस है ना, एस इक्वल टू 3/2 आर, एस इक्वल टू 3/2 आर. आर की जगह हम लोग क्या करते हैं, एस डैश का कितना वैल्यू है, 30s अपॉन 30 प्लस एस, दैट इज इक्वल टू 90s अपॉन 2 into 30, 60 plus 2 into s, 2s. सो ये फॉर्मूला थोड़ा इसको रिअरेंज करो, क्या आएगा, s इंटू 60 प्लस 2s इज इक्वल टू 90s. सो इससे आपको s का वैल्यू मिलेगा 15 ओम. फिर ये वैल्यू पहले इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको मिलेगा r अपॉन 15 इज इक्वल टू 2/3, देन r इक्वल टू 10. इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखो. और एक इधर ऐसे भी सीरीज पूछेगा, पैरेलल पूछेगा, कभी इनका वैल्यू भी नहीं देगा, L1 एंड L2 के फॉर्म में देगा, तब आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. उसमें एक ही टेक्निक याद रखना, पहला केस में क्या है एज इट इज लिखो, सेकेंड केस में जो चेंजेस किया उतना ही चेंज करके बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगा. क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज. कभी कभी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं. And threshold frequency in relation with the phenomena of photoelectric effect. Using Einstein's photoelectric equation, show how the cutoff voltage and threshold frequency for the given photosensitive material can be determined with the help of a suitable plot of graph. पहला कटऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये ध्यान देना. कटऑफ वोल्टेज क्या होता है, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज गिवन टू द एनोड प्लेट सो दैट photoelectric current will stop. That is called as a cutoff potential or stopping potential. The minimum value of negative potential or the retarding potential given to anode plate which just stop the photoelectric current. Threshold frequency क्या है, for a given material there is a minimum, certain minimum frequency
of radiation of incident incident radiation, so that photoelectrons are emitted from the metal surface. This is called as a threshold frequency. क्या बोलेंगे? Minimum certain frequency with which minimum certain frequency of incident radiation by which photoelectrons are emitted from the metal surface. That is a threshold frequency. According to Einstein's photoelectric equation, kinetic energy equal to h nu minus work function w naught. तो अभी आप लोगों को ग्राफ कौन सा बनाना है? कट ऑफ पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का. तो कट ऑफ पोटेंशियल इधर लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए इस जगह में E इंटू वी नॉट. ये कट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट. तो डब्ल्यू नॉट इज अ वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो ई इधर डिवाइड करो ये इक्वेशन. तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा. जब इसको हम लोग स्लोप बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं मतलब ये फॉर्मूला देखो इधर से. ये फॉर्मूला क्या है? कहता बता रहे आपको न्यू नॉट अपॉन सॉरी पी नॉट अपॉन न्यू करो. ये न्यू इधर डिवाइड करो, इधर मिलेगा पो एच अपॉन ई. फिर ए हो गया स्लोप. स्लोप को ई से मल्टीप्लाई करो, एच का वैल्यू फाइंड आउट. और ये जो इंटरसेप्ट हो, ये जो पार्ट है माइनस वैल्यू, ये इंटरसेप्ट है. ओके. सो इस ग्राफ से हम लोग एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ. इस ग्राफ का जो एक्स इंटरसेप्ट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वाई इंटरसेप्ट है ये वर्क फंक्शन. Cut off potential for any specific incident frequency nu is greater than nu naught. The corresponding value of y axis gives the cut off potential. Okay. Question number 24. What is the shape of the wavefront in each of the following cases? Light diverging from the point source. Second, light emerging out of the convex lens when a point source is placed at its focus. Point source focus में रखना है, कंडीशन ये. तब क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल जाएगा सारी लाइन. पैरेलल गया तो प्लेन फ्रंट, ये प्लेन फ्रंट. तो पहला सोर्स में क्या है? डाइवर्जिंग हो रहा है एक पॉइंट सोर्स से, तो ये स्पेरिकल वेवफ्रंट. ये सारे स्पेरिकल वेवफ्रंट है. शेक्सपियर बनेंगे सारे स्पेरिकल वेवफ्रंट. इसमें और कई क्वेश्चन मैं आपको अभी डिस्कस करना चाहता हूँ. अगर ये फोकस की जगह और कहीं दूर रखा तो इधर आपको बनेगा ऐसा स्पेरिकल वेवफ्रंट. ही फोकस की जगह और पीछे रख दिया, इधर है सोर्स टॉप. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और दो तीन क्वेश्चन मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ. मिरर लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस मिरर. मिरर होगा तब भी ये मेरा प्लेन वेवफ्रंट है, दो रेज से बॉन्डेड. इधर जब भी आएगा इधर ऐसा स्पेरिकल वेवफ्रंट बनेगा. कॉन्वेक्स मिरर ले लिया तो भी स्पेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, ध्यान रखना. कॉन्क्यू लेंस बने लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया तो सभी जगह स्पेरिकल वेवफ्रंट बनेगा. फिर एक ही चीज ध्यान रखना, स्पेरिकल प्लेन वेवफ्रंट तो स्पेरिकल कन्वर्ट करना है तो मिरर यूज करो, नहीं तो लेंस यूज करो. अगर स्पेरिकल वेवफ्रंट का प्लेन वेवफ्रंट, अभी इधर स्पेरिकल वेवफ्रंट है इसके फ्रंट में, ये स्पेरिकल वेवफ्रंट तो प्लेन वेवफ्रंट करना है तो सोर्स को फोकस पे रखना है. इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा देखो. सेकंड क्वेश्चन में दिया इन अ डबल slit experiment using a light of the wavelength there 600 nanometer, the angular width of the fringe formed on the distant screen is 0.1 degree. तो एंगुलर विड्थ मतलब लीनियर विड्थ डिवाइड बाय कैपिटल डी, ये वाला फॉर्मूला याद करो.
तो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है। तो इधर ये डी डी कैंसिल होके इधर क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन डी बचेगा। तो हमें विड्थ निकालना है। तो एंगुलर लैम्डा अपॉन एंगुलर विड्थ, तो ये तो डिग्री में दिए उसमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, और वेवलेंथ तो नैनोमीटर में दिए उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो गया मीटर में। और इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में मिलेगा। ये वैल्यू पुट किया तो आपको डी का वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है। इधर फॉर्मूला यूज करना है हमें बायो-सावर्ट्स लॉ से, एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो फॉर्मूला यूज करना है। क्या दिए क्वेश्चन देखो, दो इधर स्पेरिकल, सॉरी, दो लूप से करंट इधर ऊपर की डायरेक्शन जा रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है आपको। अगर करंट ऊपर के डायरेक्शन जा रहे हैं, सपोज ये मैं कॉइल हाथ में लेता हूँ, एक कॉइल है मेरे पास, करंट जैसे ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर से ऐसे करंट ऊपर के डायरेक्शन जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, ओ से, ई पॉइंट ओ से, ये ध्यान देना। अभी इधर रखा है ऐसा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे, ये देखो, ऐसा करंट जा रहे, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, करंट इस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड में, ये दोनों समझ लो। और दोनों का डिस्टेंस भी एक्स एक्स लिखा है फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ में फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला इस वन कॉइल वन से ले लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल का ये फॉर्मूला है। तो इसका अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, ओ से इधर इसका सेंटर मान ले C1, इसका सेंटर मान लेते C2। ये वो डायग्राम मैंने इधर बनाया देखो, C1 की तरह जा रहे हैं, और दूसरा इधर क्या है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपर के डायरेक्शन में, तो सेम डिस्टेंस है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ऐसा ही दोनों डायरेक्शन। ओके, फॉर्मूला वही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू अंडर विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अलोंग C2O है, ये अलोंग क्या है, OC1 है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं हम लोग, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसका, अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सो B1 B2 मैग्नीट्यूड सेम है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2B1 स्क्वायर, तो B1 स्क्वायर बाहर रहेगा तो B1 अंडर रूट 2B1, इसमें से कोई भी फॉर्मूला पुट करो, B1 पुट करो नहीं तो B2 पुट करो, तो ये आएगा B इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 विदिन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, कैपिटल आर इधर रेडियस है। नाउ एज अ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का आर को निग्लेक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा बी इक्वल टू अंडर रूट टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x³ तो 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, इधर पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बनेगा, और 2 ऊपर रहेगा, नीचे 4 पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट 2 इंटू 2 ए आई अपॉन x³, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इनका डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल बी टू अपॉन B1, तो टेन थीटा लिया, B2 अपॉन B1 लेने के बाद आपको लास्ट में थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई/4 बचेगा, पाई/4 होगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पाई/4 दैट इज इक्वल टू 1045, तो 1045 का आंसर क्या होता है, 1045 मतलब इधर से इस डायरेक्शन से 45 एंगल पे होगा, नहीं तो B2 से भी 45 एंगल होगा। ओके, सो डायरेक्शन हो गया B2 और B1 का जो डायरेक्शन है उससे 45 एंगल पे रहेगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
प्रेडिक्ट पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर सी कनेक्टेड टू कॉइल। एक पोलरिटी बताना है, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। which is situated between the two bar magnets moving as shown in figure। ये देखो, ये जब n पोल नजदीक आएगा, इसका पेस भी इंड्यूस्ड ईएम के ईएमएफ की वजह से इसका पेस भी n बनेगा। इधर रिपल्सन मिला, इधर एस पोल पे नजदीक आ रहा है, तो इस साइड भी एस पोल होगा। तो इसका करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, सॉरी कैपेसिटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हमें ए और बी का बताना है। उसके पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ का लॉस, दो लॉ बताना है तो सिंपल है, एज इट इज बुक में जैसे वैसे लिखो। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, अमाउंट कितने ईएमएफ इंड्यूस होता है वो। फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil or a circuit or closed loop, an EMF is induced in the coil which last कब तक, जब तक change in magnetic flux होगा तब तक, it lasts only so long to the change in flux is taking place। सेकेंड लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ तो जनरेट होगा, कितना अमाउंट जनरेट होता है उसके लिए सेकेंड लॉ क्या है, वो सेकेंड लॉ, the magnitude of induced EMF is equal to magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked with the coil। rate of change of magnetic flux linked with the coil। अभी सेकेंड पार्ट जो है इसके आंसर देंगे। current induced in the coil will oppose the approach of the magnet, therefore left face of the coil will act as n pole and right face of the coil will act as a south pole। ये नॉर्थ पोल एक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल एक्ट कर रहा है। For this the current in the coil will be एंटी क्लॉकवाइज। उस टाइम में करंट कॉइल में से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड से क्लॉकवाइज लगेगा। जब लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जब आप बोलेंगे, तब प्लेट ए ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में अगर ऐसा करंट जब फॉलो फ्लो होता है तो ये पॉजिटिव होगा ना, फिर इधर से ये नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉ ग्राफ टू शो द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा with the variation of the angle of incident I for the monochromatic ray of light passing through a prism, refracting angle E deduce the prism formula। ये prism formula derive an expression for prism formula, ऐसा नहीं पूछा, थोड़ा सा ऐसा घुमा के पूछे, तो ये है एक prism formula। तो अच्छे से ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम के बारे में मैंने जो इधर तीन चार लाइंस लिखा है वो लिखना है, क्या क्या ही बताना है। ये इज एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो इसमें देखो, जब रे पी क्यू इधर जाएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन आर वन के से ऐसा स्टेट इधर जा रहे, क्यू टू आर जा रहे, फिर उधर से आर टू एस जा रहे सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन आर वन, सेकंड आर टू। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है, ये एंगल ऑफ इमर्जन ई है। ओके, सुनो, ये अगर आर वन होगा तो ऊपर वाला एंगल बन गया आई माइनस आर वन। और ये हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पीछे ऐसा प्रोड्यूस किया, इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस किया, जो जहां मीट करेगा वो पॉइंट ई है, वो जो एंगल बन रहे वो एंगल ऑफ डेविएशन। कितना लाइट डेविएट हो गया, एल से एस तक पहुंच गया, ये डेविएशन है। तो फिर ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ई क्यू आर, तो डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ई क्यू आर। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस विद इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू। सेकेंड ये देखो, ए क्यू डी आर, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला बन गया हमारा आर वन प्लस आर टू, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा तो ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देखो आर वन प्लस आर टू प्लस डी इज इक्वल टू 180 होता है। तो देखा आर वन प्लस आर टू प्लस डी इक्वल टू 180, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की वजह से ए प्लस क्यू डी आर डी इक्वल टू 180 हो गया। इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 एंड 3 से
ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बनता है। तो इधर जो इक्वेशन आर वन प्लस आर टू है, इसकी जगह ए पुट करो, एंड देन इक्वेशन वन बिकम डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, सो दैट ए इस साइड लेके जाओ, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे डेल्टा डेविएशन का और आई का, तब हमें ये पता चलेगा, आप लोग प्रैक्टिकल में भी किए हैं प्रिज्म का प्रैक्टिकल, उधर तब क्या हो रहा है, हमें पहला वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, लाइक दिस ग्राफ देखो इस। तो जिधर मिनिमम डेविएशन होगा वो कहाँ मिलेगा, जब आई इक्वल टू ई होता है तब मिनिमम डेविएशन मिलता है, उस टाइम आर वन इक्वल टू आर टू भी होता है। तो आप यही काम करो, आई की जगह ये ई की जगह आई पुट करो, आर वन की जगह आर टू पुट करो, दैट इज सपोज आर मान लेते हैं, आर पुट करो, तो क्या बनेगा, एट मिनिमम डिविजन डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एम हो गया, आई इक्वल टू ई हो गया, आर वन इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर मान लिया, तो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू था, तो ए इक्वल टू आर प्लस आर टू आर हो गया, देन आर इक्वल टू ए बाई टू। सिमिलर ए प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख दिया, इज इक्वल टू आई प्लस ई था, ई की जगह मैंने आई पुट किया, ए हो गया टू आई इक्वल टू ई प्लस डेल्टा एम, देन आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ये दोनों वैल्यू आई एंड आर का वैल्यू स्नेल्स लॉ में पुट करो, n इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर, देन n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म लॉ। कहीं बच्चे ने इधर गलती कर दी, देखो इधर साइन ए प्लस लिख के डेल्टा एम बाई टू लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई टू। इधर बहुत बच्चे ने लास्ट में इक्वेशन लिखते लिखते हम इधर गलती करते हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, draw the graph showing the variation of binding energy polynucleon with the mass number for the ranging for the large number of nuclei 2 to 240 atomic mass number. What is the main inferences from the graph? How do you explain the consistency of the binding energy in the range 30 to 170 using the property that the nuclear force is short ranged? Explain with the help of this plot the release of energy in the processes of nuclear fission and nuclear fusion. तो पहला प्लॉट बना दो, ये ग्राफ आपके बुक में टेक्स्ट बुक में जैसे एज इट इज बना दो, इधर ये बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट पेपर में भी मैंने ये डिस्कस किया है। तो याद रखना, इधर से जाना है वन टू ये थ्री, फिर फोर से इधर से ऐसा आगे खींचना है बस, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट इधर, इसको थोड़ा हाईएस्ट करना है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा आपका, AP56, इसको याद रखना है AP56 को, ओके। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये मास नंबर है, अच्छे से ये स्केल दिया मैंने, इसी स्केल से बना दो, और बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं। तो इस ग्राफ से क्या क्या समझ में आता है, द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज एज शोन इन दिस ग्राफ। इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है इस ग्राफ से, देखिए क्या कंक्लूजन निकलेगा इस ग्राफ से। द न्यूक्लियर हैविंग द मास नंबर बिलो 20, 20 लिख सकते हैं, नहीं तो 30 भी लिख सकते हैं, एंड अबव 170 की जगह 180 लिखा है, 180 170 भी लिख सकते हैं, हैव रिलेटिवली स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी एंड हेंस दे आर अनस्टेबल। जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है वो अनस्टेबल, बस ये ध्यान रखो। सेकंड, न्यूक्लियर हैविंग द मास नंबर 56, AP56, AP56 have a maximum binding energy per nucleon, उसका वैल्यू 8.79 MeV, and this is the most stable element है nuclei. Some nuclei have a peaks with multiple of 4, ये जो peaks दिख रहे हैं multiple of 4 है, ये देखो, ये ये सारे multiple of 4 है, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नेबरिंग न्यूक्लियस से ज्यादा है, मतलब दैट आर मोर स्टेबल। इधर एग्जांपल दिया है, हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है,
nuclear force is short ranged, so every nucleon interacts with its neighboring nuclei only. Every nuclei interacts only its neighboring nuclei. Therefore, binding energy per nucleon remains constant. ये जो रेंज में, इस रेंज में कहाँ से 2 से 240, इधर एक रेंज देता ना, 32 170 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है. ओके, तो उसके लिए उसका मेन रीजन ये है कि every nucleon interacts with its neighboring nuclei only. ओके, फिर इधर दो प्रोसेस है, बिलो 20 और 30 मान ले, नहीं तो अबव 170 और 180 मान ले. तो उधर एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, तो इधर भी एटॉमिक मास नंबर कम है, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. तो स्टेबिलिटी करना, उनका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखना है कि इसमें दो प्रोसेस है. लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियर टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर. At that time energy release, that is called as a nuclear fusion reaction. दूसरा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या बता रहे हैं, हेवी न्यूक्लियर के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से वो लेस स्टेबल है. तो स्टेबल बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेंगे. इसके लिए उनको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एटॉमिक मास नंबर कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. सो उस टाइम में भी एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. मींस हेवी न्यूक्लियर break down into smaller nuclei to increase the binding energy per nucleon. That type energy release, that is a nuclear fission reaction. ये दोनों का डेफिनेशन अच्छे से लिखी है, इधर लिखा है. So that the radius of the orbit in the hydrogen atom varies as n square. N square is a principal quantum number. तो ये डिराइन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर रेडियस इन हाइड्रोजन आइटम. सिंपल फॉर्मूला, बोर का दो पॉस्टुलेट यूज करो. पहला पॉस्टुलेट क्या है, centripetal force is equal to electrostatic force between the nucleus and the electron. दूसरा पॉस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n/2 पाई. पहला फर्स्ट पॉस्टुलेट यूज करो, mv square upon r equal to 1/4 epsilon naught z e square by r square z equal to 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. सो इधर से r का एक स्क्वायर कट हो जाएगा, m इधर डिवाइड करो, v स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा. अकॉर्डिंग टू बोथ सेकंड पॉस्टुलेट mvr इक्वल टू n/2 पाई है. तो ये एम वी इधर नीचे लेके जाओ, इधर सॉरी एम आर नीचे लेके जाओ, तो वी मिलेगा. इस वी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तब क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर एम. तो इस सारे काटने के बाद फाइनल इक्वेशन मिलेगा आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम वी एम ई स्क्वायर. पाई जैसा मुझे टी आई लग रहा है, टाइम स्क्वायर ऐसे याद रखो. टी आई, पाई मतलब टी आई लग रहा है मुझे, तो पाई मतलब टाइम स्क्वायर. याद रखना आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम स्क्वायर. So from this equation it is clear that R is directly proportional to n square, principal quantum number. क्वेश्चन नंबर 29 29 एंड 30 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. आपको भी पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दोनों दो पूछे जाते हैं, तो इसका अच्छे से पैराग्राफ पहला रीड करो, तभी आंसर दे दो. कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें मिलेगा, कहीं आउटसाइड से मतलब रिलेट करेगा इस. तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से रजिस्टिविटी के बारे में. ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो 4 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और एक जो कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू नहीं होगा. लास्ट ईयर एमसीक्यू थे, लेकिन इस बार का जो सैंपल पेपर में एमसीक्यू नहीं दिया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया. 2+2 सॉरी 1+1+2, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का दो क्वेश्चन. चलो, पहला ये रजिस्टिविटी के रिलेटेड है, रजिस्टिविटी का रिलेटेड है पूरा.
टॉपिक टेम्परेचर कोएफिशिएंट वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ लो अच्छे से। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। Which material typically have the larger temperature coefficient of resistivity? कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपरकंडक्टर। इसका आंसर है सबसे मतलब ज्यादा टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर। How does the resistance of the metallic conductor changes if its temperature remains constant but its shape is altered? Shape alter किया, temperature constant रखा, then resistance of the metallic conductor change. So resistance of the metallic conductor remains constant. Okay. If the temperature of the metallic conductor remains constant but its shape changes, the resistivity and the resistance remains constant as long as the temperature does not change. इसका explanation दिया मैंने. Question number 3. At 0 Kelvin, the resistivity of the metallic conductor is 30.8 ohm meter. Let's say the temperature is increased by the 100 Kelvin and the temperature coefficient of the resistivity is given by 0.09. Find the new resistivity. तो ये फॉर्मूला इसी पैराग्राफ में दिया है. इस पैराग्राफ का फॉर्मूला यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू रेजिस्टिविटी. तो इधर मैंने सारे गिवन क्या है पहला लिखो. पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इतना रेजिस्टिविटी था. फिर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी कितना वो निकालना है. टेम्परेचर दोनों दिया है और अल्फा का वैल्यू भी दिया है. फॉर्मूला यूज करना, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब टी माइनस टी नॉट. तो इसका वैल्यू आएगा ये. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. ये कैलकुलेट करना है. How does the resistivity vary with the temperature for a metallic conductor within a limited range? So it increases linearly with the temperature. Question number 30. एक गैलोनोमीटर और सेंसिटिविटी, गैलोनोमीटर के बारे में ये पैराग्राफ है. अच्छे से पैराग्राफ पढ़ेंगे. गैलोमीटर का कंस्ट्रक्शन, गैलोमीटर के अंदर क्या क्या होता है, टॉर्क कैसा प्रोड्यूस करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर, ये सारी चीज इसमें दिया है. अच्छे से ये पैराग्राफ पढ़ो और नीचे दिए गए आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द, गैलोमीटर आपको ऐसे ही ज्ञान जो थ्योरी में पढ़ चुका है वही है, बस और कुछ नहीं. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गैलोमीटर, सॉरी गैलोमीटर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा. ये तुम लोग थ्योरी में पढ़ लिया. गैलोमीटर का डिस्क्रिप्शन करते टाइम, डिस्क्राइब करते टाइम. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू कॉन्केव पोल पीसेस प्ले इन द गैलोमीटर. गैलोमीटर कॉन्केव के क्यों होता है मैग्नेटिक पोल पीसेस? तो इसीलिए है टू इंक्रीज द, इसमें ऑब्वियसली उनका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए. एंड यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड which increases the sensitivity of the galvanometer. रेडियल की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा और उसका स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ेगा. सो दैट the concave pole pieces help in producing a strong and uniform radial magnetic field which increases the sensitivity of galvanometer. तो आंसर आप लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इधर 2 मार्क के लिए है, 1 1 मार्क के लिए. Why cannot a moving coil galvanometer be used directly to measure the large currents? लार्ज करंट मेजर करना है तो टॉर्क भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क इज, किसके ऊपर डिपेंड करता है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. फॉर्मूला पता है, टाउ इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा. NIBA, आई के ऊपर डिपेंड है ना. सो गैलोमीटर इज डिजाइन टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स
The large currents can produce excessive or damage the coil or cause permanent deflection. Therefore, a shunt is required to convert it into an ammeter for measuring the large current. इसके लिए उसको हम लोग एमीटर की पावर में करते हैं एक सेंटर रेजिस्टेंस कनेक्ट करके. ओके, सो अभी हम लोग आएंगे सेक्शन ई. ये तीन क्वेश्चन जो है 31, 32 एंड 33 बहुत आपको स्कोर बढ़ाने के लिए ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने सारे थ्योरी पार्ट है मैक्सिमम थ्योरी पार्ट आपको इसमें मिलेगा, डेरिवेशन भी इसमें मिलेगा. चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Using the Gauss law, derive an expression for electric field at a point outside the spherical cell है. ठीक है, and inside the cell है, outside and inside दो है. And draw the graph of the electric field with the distance. इसका ग्राफ भी बनाना है आपको from the center of the cell, उधर दिए 0 to infinity तक r का वैल्यू. थर्ड क्वेश्चन इसमें दिए what is the electric flux through the cube of side 1 centimeter with encloses and इलेक्ट्रिक डायपोल बोला अरे उसके बॉक्स के अंदर अभी क्यू के अंदर डायपोल दिया है. डायपोल दिया तो चार्ज जीरो होगा ना, टोटल नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स कहाँ से मिलेगा. चलो देखते हैं. पहला हम लोग डिराइव करेंगे मैग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल. इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. ये हमारा इनर जो सेल ये सेल है, इसके ऊपर हम लोगों ने सारे चार्ज रखा है ऐसा. इधर आप प्लस प्लस लिख सकते हैं ऐसा, प्लस प्लस सारी जगह प्लस प्लस लिखो सभी जगह. तो अब भी हम लोग एट पॉइंट पे आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर यूज किया. तो इधर पहला हम लोग ये स्मॉल एरिया डीएस लेते हैं. डीएस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों को सेम होने की वजह से इसके बीच में एंगल जीरो होगा. तो इसके बारे में आप लोग पहला दो तीन सेंटेंस लिखना है. क्या लिखना है, डिस्क्राइब करना डायग्राम. कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ दिस आर कैरिंग अ चार्ज क्यू. कैपिटल क्यू यूज करो, स्मॉल क्यू यूज करो, कोई प्रॉब्लम. To find the electric field outside the charged spherical cell, we consider the spherical Gaussian surface of radius r, small r greater than capital R, concentric with the given cell. Then E is the electric field outside the charged spherical cell. तो मैंने एंगल जीरो बताया इन दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा अच्छे से लाइन में लिखना है. फिर हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार. तो डॉट प्रोडक्ट है तो इधर कॉस थीटा होता है. अभी कॉस का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि डी एस एंड ई के बीच में एंगल जीरो है. ओके, देन द फॉर्मूला बिकम pi is equal to integration e bar dot ds bar e ds cos 0 that is equal to e bar रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos इंटीग्रेशन ऑफ ds that is equal to ये पूरा ये देखो ये ds मतलब ये स्मॉल एरिया लेता है, ये पूरा भी लेना है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कितना हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर. क्या स्मॉल आ रहा हम लोग गॉसियन सरफेस यूज कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम पाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है. तो इसको दोनों इक्वेशन इक्वल करो 1 एंड 2, आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ऑन द सरफेस में आया तो आप लोग कैपिटल आर लिख सकते हैं. अभी क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखो. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू अपॉन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है. इस सरफेस एरिया या अभी कैपिटल आर और स्मॉल आर में कंफ्यूज नहीं होना. ये गॉसियन सरफेस नहीं ले रहे हैं हम लोग, और चार स्फेरिकल सेल ले रहे हैं. तो इसके लिए ये जो सिग्मा है हमारा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का इज इक्वल टू क्यू. क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. ऊपर रहेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, inside the charge spherical cell
ऑल द चार्जेस आर रिसाइडिंग ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अंदर चार्ज जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, E इक्वल टू जीरो। ग्राफ कैसे होगा? E इक्वल टू जीरो है तो अंदर कुछ भी नहीं होगा। आर ये डिस्टेंस आर है आपका, इधर तक एक स्पेरिकल सेल है आपका ऐसा, तो अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूँ, थोड़ा सा ये इधर से ऐसा बना दो, ठीक है। इधर सरफेस तक, सरफेस में मैक्सिमम होगा, अंदर कुछ नहीं है। बाहर जैसे दूर जाएंगे वैसा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार, आर के स्क्वायर के साथ। ये देखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसके लिए बाहर मिलेगा इसे। ये इसका ग्राफ होगा। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows the electric field as a function of r for a spherical cell। अगर स्पेयर बोला तो याद रखना आपको, स्पेयर अगर बोल दिया तो, फैमिली स्पेयर बोला तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा। ओके, ये पहला हमने शायद पेपर 1 और 2 में ही कवर किया है। और देखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो में बोला था, क्योंकि बॉक्स के अंदर अगर हम अपने क्यू के अंदर डायपोल रखा, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या होगा? नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो, फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू ही जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, मतलब independent of shape and size, and net charge of the electric dipole is zero। shape and size के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, और चार्ज भी जीरो, इसके लिए फ्लक्स जीरो होगा। इसका और क्वेश्चन क्या देखो, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक टेंजेंट बना दिया दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, देन व्हाट हैपन? टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। इसका पहले वाले के लिए इधर है, सेकंड वाले के लिए इधर है, तो एक सिंगल पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। सो दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बी पॉइंट का है देखो, a parallel plate capacitor is charged by the capacitor, charged by the battery, which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted in the space between the plates. Explain what change, changes, if any, occur in the value of कैपेसिटर में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, दिन देंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, पैरेलल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर होगा तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होगा। तो ये सी का सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी फॉर्मूला यूज करो, क्यू अपन वी, देन वी इक्वल टू क्यू बाई सी करे तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू डी वी बाई डी होता है। तो वी का वैल्यू इधर पुट करो, तब इक्वेशन क्या मिला? क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बन गया। इस इक्वेशन से अभी बताओ, इधर क्या होगा? C कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इधर क्या होगा? पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इधर क्या होगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज बाय k टाइम्स, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डिक्रीज बाय k टाइम्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, describe briefly the working of transformer with the help of label diagram। Write any two sources of energy losses in the transformer। तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, डिस्क्राइब करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला प्रिंसिपल लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, उसका वर्किंग लिखो। प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है? ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, एक कॉइल में चेंज इन करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरा कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना। सो पहला उसका अब क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल लिखेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, हो गया। सेकंड, कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है? ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक आयरन कोर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ insulated copper wire are one।
These coils are kept insulated from each other and from the iron core, but are coupled through the mutual induction. The number of turns in the two coils is different. One coil is called as a primary, जो हम लोग मेन स्विच को कनेक्ट करते हैं, एंड अदर इज अ सेकेंडरी जो लोड के लिए कनेक्ट करते हैं हम लोग. So transformer are of two types. One is a step down and second one is a step up. Step down में क्या होता है, प्राइमरी में कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा. स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, सेकेंडरी में ज्यादा होगा. कम वोल्ट से ज्यादा वोल्ट चाहिए तो स्टेप अप यूज करना है, ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट चाहिए तो स्टेप डाउन यूज करना है. तो वर्किंग कैसा होता है देखो. When alternating current source is connected to the ends of the primary coil, the current changes continuously in the primary coil, due to which the magnetic flux linked with the secondary coil changes continuously. Therefore, an alternating EMF of the same frequency is developed across the secondary. Let NP be the number of turns in the primary and NS is the number of turns in the secondary coil, and phi is the magnetic flux linked with each coil. We assume that there is no leakage of the flux, so that the flux linked with each turn of the primary coil and secondary coil is the same. According to Faraday's law, EMF induced in the primary coil, then Faraday's law के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, EP प्राइमरी कॉइल में EP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स माइनस NP डी फाइव बाई डी टी. ये लेंस लॉ यूज करके लिखना है माइनस, इधर डी फाइव लिखो नहीं तो डेल्टा लिखो. एंड सेकेंड में क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी. सो ई एस अपॉन ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है, then EMF induced in the coil will be equal to the potential difference, so that Vs upon Vp is equal to Es upon Ep is equal to Ns upon Np. If Ip, ये कैपिटल लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल लिखा, कैपिटल भी ले लो स्मॉल भी ले लो कोई प्रॉब्लम. Ip and Is are the instantaneous current in the primary and secondary coil, and there is no loss of energy. Then for 100% efficiency क्या होता है, पावर इन प्राइमरी इक्वल पावर इन सेकेंडरी. पावर का फॉर्मूला क्या है, V है, Vp Ip is equal to VSIS. So here Is upon Ip equal to Vp upon Vs. That is equal to Vp upon Vs का फॉर्मूला आपको पता है, Np upon Ns. इधर उल्टा है, ध्यान रखना करंट के बारे में. पोटेंशियल के बारे में क्या है, Vp अपॉन Vs किया तो आगे Np अपॉन Ns करना है, लेकिन इधर करंट के लिए Ns अपॉन Np करना, उल्टा लिखना है. ओके. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. एंड इधर क्या होगा, Vs इज ग्रेटर देन Vp मिलेगा और Is इज लेस देन Ip मिलेगा, ये ध्यान रखना. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, number of turns in secondary less than number of turns in primary. So Vs is less than Vp, then Is is greater than Ip. Then step down transformer decreases the voltage but increases the current. Efficiency of transformer is equal to output power upon input power, that is equal to ns sorry Vs upon Vs into Is divided by Vp into Ip. ये इतना लिखना है आपको. ट्रांसफार्मर अगर डिस्क्राइब करने को बोला तो क्या क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग. ओके, एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों आप एक्सप्लेन करो. बाद में एनर्जी लॉसेस क्या है इसमें, एनर्जी लॉसेस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस ड्यू टू द आयरन कोर. आयरन कोर एक बड़ा अगर होगा, मेटालिक सॉफ्ट कोर अगर होगा तो क्या होता है, एडी करंट जनरेट होता है, तो वो एडी करंट अपोज करेगा. इसके लिए क्या कर दे, वो बड़ा सॉफ्ट प्लेट की जगह छोटे छोटे स्लाइस बना के लैमिनेट करके जोड़ देते हैं, फिर वो ऐसा आयरन कोर बनता है.
और फ्लक्स लीकेज लॉस, फ्लक्स लीक होता है उधर। कॉपर लॉसेस ड्यू टू द हीटिंग अप ऑफ कॉपर को बहुत लॉन्ग होता है उधर वायर, इसके लिए हीटिंग की वजह से कॉपर लॉस होगा। हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, कोर भी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो इसके लिए उधर एनर्जी लॉस होगा जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करें। दीज आर द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ध्यान से ये 4 पॉइंट में से कम 2 पॉइंट लिखो। ओके, 5 मार्क के लिए। सुनाओ इसका और क्वेश्चन क्या है, देखो और क्वेश्चन है, a step up transformer converts a low voltage into high voltage. Does it uh, not violate the principle of conservation of energy? देखते क्या। Explain how is the transformer used in a large scale transmission and distribution of the electric energy over the long distances. सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ये एलसीएस एल सर्किट के लिए, और एलसी नहीं तो देखते क्या है। An alternating voltage there E equal to E naught sin omega t is applied to the circuit containing the resistor R connected in series with a block। अभी इधर रेजिस्टेंस दिया है, ब्लॉक बॉक्स दिया है, इधर देखो बॉक्स खाली है, उसमें लिखा है Z। The current in the circuit is found to be I equal to I naught sin omega t plus pi by 2 है, ध्यान रखना प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 4 क्या किसका सर्किट है, करंट। आई हेट इधर state whether the element in the black box is a क्या है, कैपेसिटर है क्या इंडक्टर है बताने में। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम एंड फाइंड द इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ पावर। पहला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के लिए, पहले देखो अगर वो कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट करता है क्या, देखते हैं क्या होगा। तो इधर से पता चलेगा, इधर इसी क्वेश्चन में देखो, इधर इधर पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो गया ना। क्या लिखा है, नो वायलेट नहीं करेगा, क्यों। when the output voltage increases the output current automatically decreases to keep the power same, thus there is no violation of conservation of energy in the step up transformer। दूसरा लार्ज स्केल ट्रांसमिशन के टाइम में क्या होता है, देखो लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। द एवरेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज अ स्टेप्ड अप करना है सो दैट करंट इज रिड्यूस्ड। स्टेप अप किया तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट रिड्यूस होगा, एंड पावर लॉस आई स्क्वायर आर इज कट डाउन। It is then transmitted over long distances to an area substation and utility poles before a power supply of 240 volts reaches our home। 230 नहीं तो 240 वोल्ट मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर में ये ध्यान रखना है कि इधर दो इक्वेशन देखो, E इक्वल टी नॉट साइन ओमेगा टी को देखो, E इक्वल टी नॉट साइन ओमेगा का टी, और इधर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। प्लस पाई बाई 2 तो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर का सर्किट है, क्यों इधर माइनस होगा तो इंडक्टिव का सर्किट है, और इधर कुछ भी नहीं होगा तो रेजिस्टेंस का सर्किट है। ये सर्किट होगा, इधर कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटिव सर्किट है। इधर एंगल कितना मिल रहा है हमें, 10 पाई बाई 4। सो वो फॉर्मूला से as the current lead the voltage by pi by 4, the element used in the block box is a capacitor। So now 10 pi by 4 is equal to Vc upon Vr, then 10 pi by 4 is equal to 1, 1 is equal to क्या होगा Vc upon Vr, that is Vr equal to Vc। जब Vr equal to Vc होता है
तब x इक्वल टू आर होता है। देन इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एक्स की जगह पे आर पुट करो, तो आर प्लस आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर इज इक्वल आर अंडर रूट टू, देन जेड इक्वल टू आर अंडर रूट टू। ओके, ये इसका वैल्यू हम लोग 10 इसलिए लिया, इन दोनों के बीच ये देखो, ये 9, ये हमें पता है, ये जो फेजर डायग्राम से आई और वीसी के, वी आर एंड वीसी के बीच में, सॉरी आई इंटू वी, आई एंड वीसी, इनका बीच में जो एंगल होता है ना, टोटल एंगल, एंगल 90 होता है, 90 से ऐड होता है। तो इसी के लिए ये एंगल बन रहा है 5/4 मतलब 40, सॉरी 45। सो ये वैल्यू इधर 10 π/4 यूज किया है हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन है। इन a सिंगल slit diffraction experiment, width of the slit is made double to original width. How does this affect in the size and intensity of the central diffraction band? width को क्या किया हम लोगों ने, स्लेट का width को डबल किया है। देखो फॉर्मूला में पता था, सेंट्रल width को डबल किया, सॉरी इन a सिंगल width of the slit डबल किया। ओके, तो उसका अफेक्ट इंटेंसिटी एंड साइज में क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। So in a single slit diffraction experiment, the behavior of the central maxima depends directly on the slit width, directly on the slit width, maximum उसका behavior of the central maximum. Then angular position of the first minima, which depends the width of the central maxima, is given by, ये फॉर्मूला में पता है, sin theta is equal to lambda by a. सो अभी इधर a को जगह 2a पुट किया हम लोगों ने, a की जगह 2a पुट किया, तो sin theta is equal to lambda by 2a हो गया। दिस मीन्स द एंगुलर width becomes half of the original width. एंगुलर width कितना बन गया, half of the original width। ये ओरिजिनल width का ये फॉर्मूला है, lambda by a। Okay, so the central diffraction band becomes narrower, central band narrow बनेगा, its width is reduced to half. Effect on the intensity of the central maxima. The intensity at the center depends on the number of wavelengths passing through the slit. When slits width double, then twice as much light passes through, then amplitude is directly proportional to slit width. So that intensity is directly proportional to amplitude square, so that the central maxima becomes 4 times intense, उसका इंटेंसिटी 4 times बढ़ेगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या देगा, क्या दे देखो 33 का, एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका दे ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6 इन एयर। कैलकुलेट द calculate the angle of minimum deviation of prism, angle of minimum deviation of prism when kept in a medium of refractive index 4 under root 2/5। ये मीडियम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे, तो इन सिंग इसका आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख लेंगे। पहले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2/n1, तो ये n2/n1 इधर दिए, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 एंड एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 लेना है हमें। कौन सा देखो, एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये हो गया हमारा इन एयर 1.6 है। सो ये 1.6 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग ले रहे हैं n2, एंड वो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा n1। तो ये इक्वेशन क्या होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 4/5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, प्रिज्म फॉर्मूला यूज करो, इक्विलैटरल है ना,
तो एंगल 60 होगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन 60 बाई 2। ये इससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू मिलेगा। ऐसा ये जो कैलकुलेट आप करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 1/√2। 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का होता है। देन साइन 45, ये साइन साइन कैंसिल करके इधर 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। तो इधर क्या होगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू 30। इसका और क्वेश्चन है, एन एयर बबल इज फाउंड इनसाइड वाटर, डज इट एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन। एयर बबल पानी में रख दिया हम लोगों ने, वो कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा या डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा, देखेंगे। सेकंड उसका बी पार्ट है, और रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मल, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये ऐसा दिखेगा, लाइट रेज इधर पानी में आएगा, ऐसा ये दो रे, और जब इसमें बबल के अंदर जाएगा, अंदर से इस पार्ट से ये लाइट रे ऐसे जा रहे हैं बाहर के साइड में, इधर बाहर के साइड में जा रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या क्या पता चले इसमें, ये डाइवर्जिंग है, ये bubble act as a diverging lens. Okay, the air bubble diverges the rays of the light, so it behave like a diverging lens. So इसका second part है, देखो, ray pq, ray pq is a incident normally on the face AB। इधर देखो AB को ray pq incident किया of a rectangular prism of refractive index, refractive angle of 60 degree, made up of transparent material of the refractive index 2/√3 as shown in figure. Trace the path of the ray as it passes through the prism. Calculate the angle of emergence and angle of deviation. तो इसको देखो, इसको अगर सीधा एक्सटेंड करो, सीधा एक्सटेंड करने में 60 है, और इधर इसका नॉर्मल बना दो। ये अगर 60 एंगल होगा तो ये 30 हो गया, और ये नीचे वाला एंगल 60 होगा। इधर डायग्राम बनाए देखो, ये 30, ये 60। अभी हम लोगों को ये रिट्रेस करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर क्या हो रहा है, 60 मिल रहा है हमें, तो साइन 60 अपॉन साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस करो, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। साइन 60 डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन ए अपॉन एन जी, ग्लास। ओके, सो ये है इज इक्वल टू √3/2। तो साइन इक्वल टू 2/√3 साइन 60। सो ये कैंसिल होकर इधर 1 मिलेगा। देन sin E equal to 1, then E equal to 90, hence angle of emergency is 90। so ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करो, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस सी माइनस ए। सो डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, डेल्टा का वैल्यू 30 मिलेगा। इस इधर देखो, हाँ, एंगल ऑफ इमर्जेंसी डेविएशन भी निकालना है। ओके, वेरी सिंपल है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसा ट्रायंगल दिया जाएगा, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा, तब इधर आपको एक ये दिया जाए, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस भी निकालने को बोलेंगे, नहीं तो रे ट्रेस करो बोलेंगे, नहीं तो इधर से ऐसा रहेगा, इधर इस केस में भी आपको रे ऐसा देंगे, तब ये रे ट्रेस करना ऐसा आएगा क्या, इस इधर ग्रेजिंग होगा। ये सेम यही फॉर्मूला आपको यूज करना है इस जगह। ओके, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। ओके, ये अभी पेपर खत्म हो गया, अभी लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4। तो सारे के सारे 10 क्वेश्चन पेपर आपको करना है, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये मैं विद इन 20 आवर्स, 20 आवर्स से भी कम टाइम में पूरा वीडियो बनाया। एक बार फास्ट रिविजन करो, तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प होगा। धन्यवाद।